नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लहरों के राजहंस। आज हम पढ़ेंगे लहरों के राजहंस की भूमिका। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो लहरों के राजहंस नाटक है, मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे थे। हम जानते हैं लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये 3 नाटक उन्होंने लिखे थे। तो लहरों के राजहंस जो नाटक है उसके जो क्वेश्चंस है उसमें जो प्रश्न है वो कहाँ से आते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है उसमें ये लगा हुआ है। तो प्रश्न जो है वो कहाँ से आते हैं उसी के लिए आज मैं भूमिका करवाने के लिए आया हूँ। तो जैसे कि पहले 2010 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन हमने पहले की क्लास में किए, उसमें हमने देखा कि अधिकतर प्रश्न जो है वो जो भूमिका से आए हुए हैं। टोटल 2010 से लेके 23 तक मैं प्रश्नों की बात करूं तो लगभग 14 हैं जो प्रश्न है वो आए हुए हैं, और उन 14 में से लगभग 7 से लेके 8 के बीच में प्रश्न जो है वो केवल भूमिका से आए हुए हैं। तो इसलिए मैं आज आप सभी के सामने भूमिका लेकर उपस्थित हूँ लहरों के राजहंस की। आज हम भूमिका को पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान रहता है लहरों के राजहंस के लिए कि पूरा लहरों के राजहंस पढ़ने की बजाय हम अगर उसकी भूमिका पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो भूमिका से हम ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं जो थोड़े टफ रहते हैं, जिनके बारे में हमारी कोई सोच नहीं। तो लहरों के राजहंस एक बार पढ़ लें और उसके बाद भी हो सकता है कि हम भूलें करें। तो जो मुख्य चीज़ रहती है, जैसे जिसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, उसको हमने ज़्यादा अच्छे से याद करना होता है, बाकी चीज़ को पढ़ना होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि लहरों के राजहंस की भूमिका, उसका पात्र परिचय और प्रथम वाले प्रत्येक अंक के, जैसे 3 अंक है लहरों के राजहंस में, प्रत्येक अंक के पहले 2 और अंतिम 2, पहले 2 अंतिम 2, पहले 2 अंतिम 2, ये पृष्ठ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा कम से कम एक रीडिंग लहरों के राजहंस की आपको लगी होनी चाहिए, पात्र परिचय आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भूमिका के बारे में। क्या है भूमिका? शुरुआत कहां से होती है कि उस एक को जिसे लगता है मन की बात कहकर आदमी छोटा हो जाता है। उस एक को जिसे कहकर लगता है कि मन की बात कहकर आदमी छोटा हो जाता है, मतलब अधिकतर ऐसा है, अधिकतर ऐसा ही होता है। तो ये देखिए भूमिका। अब हम भूमिका पढ़ेंगे, तैयार हो जाएं, और मैं बताता जाऊंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना? ये मैं ये बुक्स भी मेरे पास है। लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें संसारिक सुखों, ठीक है ना, लहरों के राजहंस नाटक का नाम क्या है आपके सामने? लहरों के राजहंस। कौन है इसके नाटककार? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश ने कितने नाटक लिखे थे? 3 नाटक लिखे थे। पहला नाटक कौन सा था? आषाढ़ का एक दिन। दूसरा कौन सा था? लहरों के राजहंस। और तीसरा कौन था? आधे अधूरे। एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान, मतलब पुनः आख्यान दोबारा कहा गया है। एक ऐसी कथा को दोबारा पुनः कहा गया है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के, सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध, सांसारिक सुख जो होते हैं भी इंसान में, इसमें अंदर किसका बताया गया है? नंद का एक द्वंद बताया गया है। नंद का क्या द्वंद बताया गया? इसका नायक जो है वो नंद है और नायिका जो है वो कौन है? वो सुंदरी है। अन्य पात्र परिचय के बारे में भी बता दूं मैं। नायक जो है इसका वो नंद है और राजा नंद कह सकते हैं, और नायिका सुंदरी है। उसके अलावा श्वेतांग है, श्यामांग है और अलका है, शशांक है। श्वेतांग, श्यामांग, शशांक, मैत्रेय, निहारिका, भिक्षु, आनंद, ये सारे इसके पात्र हैं। निहारिका है, भिक्षु, आनंद है। ठीक है, ये सारे इसके पात्र हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। और 3 अंकों का ये नाटक है। कितने अंकों का है? 3 अंकों का है। अंक कितने हैं इसमें? 3 अंक है। कितने हैं? 3। और 3 अंक जो है वो दृश्यों में विभाजित नहीं है। 3 अंक जो है वो ध्यान रखना है कि दृश्यों में विभाजित नहीं है। अंक जो है वो दृश्यों में विभाजित नहीं है। तो नंद जो है वो सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति,
संसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच में द्वंद्व से ग्रसित वो रहता है नंद, ठीक है ना। और ये जो है किस में कब पूछा गया है, 2013 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2013 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। एक दूसरा पक्ष क्या है, स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध। तो भैया यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यह पहले एक बार भी नहीं पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है दूसरा पक्ष, क्या है, स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। जीवन के प्रिय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है। जीवन के प्रिय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम आरोपित विरोध है। यहां से कब पूछा गया है क्वेश्चंस, यहां से पूछा गया है 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती है। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज है और उसका केंद्र बिंदु है। चुनाव की यातना ही नाटक का कथा बीज है और उसका केंद्र बिंदु है। किसका चुनाव, प्रिय और श्रेय में से एक का चुनाव। सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति, इनमें से एक का सुख, ठीक है ना। सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति या फिर प्रिय और श्रेय, इनमें से जो चुनाव है वही इसका कथा बीज है और वही उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भावबोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। सुंदरी के रूप पाश में बंधे, किसके रूप पाश में बंधे, सुंदरी के। सुंदरी यहां की नायिका है। रूप पाश, रूप के बंधन में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की। अब नंद की क्या विशेषता बताई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंद कैसे है, अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले हैं। नंद कैसे हैं, अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले। किसे कहा गया है, नंद को कहा गया है, सुंदरी को नहीं कहा गया, ध्यान लगा लेना। नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता है और धर्म दीक्षा में उसके केश काट दिए जाते हैं। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही किसका मन चंचल है, नंद का मन चंचल है। और इस पर कब पूछा गया क्वेश्चन, 2010 में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। वह न तो सुंदरी के रूप पाश से ही मुक्त हो पा रहा है और न सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की ही शरण में जा पा रहा है। अब यह समस्या है किसके, नंद की समस्या है कि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति में से वो किसे प्राप्त करे। तो वो क्या है कि सुंदरी के रूप पाश में बंधा हुआ है, न तो वो सुंदरी के पास आ पा रहा है और न वो महात्मा बुद्ध की शरण में जा पा रहा है। वो मतलब लहरों के सहारे दौड़ रहे राजहंसों के समान है। जैसे जिधर लहरें ले जाती हैं उसी तरफ राजहंस चले जाते हैं। उसी तरह जिस प्रकार के वातावरण में जाता है वैसा ही हो जाता है नंद जो है। वहां बुद्ध के पास जाता है तो उसे लगता है कि आध्यात्मिक शांति से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब वह सुंदरी के पास आता है तो उसे लगता है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये सारी इन चीजों के द्वंद्व में वह रहता है। वह न तो फिर अशुभ घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद, किसके, अशुभ घोष के। अशुभ घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद में जो इस नाटक की कथा का आधार है, इस नाटक की कथा का आधार है, नंद के इस द्विधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब यहां क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया और 2011 में पूछा गया। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार ऐसा पूछा गया कि जो लहरों के राजहंस है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, उसका आधार कौन सा है, तो सौंदरानंद है। एक बार ऐसा पूछा गया कि कथानक कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया, सौंदरानंद से लिया गया है। एक बार ऐसा पूछा गया कि लहरों के राजहंस का कथानक सौंदरानंद से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, तो कौन है उसके रचयिता, अशुभ घोष है। ये 3 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे गए हैं। आप देख लो ये अभी पहले ही प्रश्न चल रहा है और कम से कम 5 क्वेश्चन भूमिका से पूछे गए हैं। तो भूमिका जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान लगाकर इसको पढ़ लें, आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले हैं। आगे क्या लिखते हैं, तम गौरवम बुद्धगतम, तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुराग है पुनराचकर्ष सो निश्चय नापियो न तस्थो
तरस्त रंगेश्वी राजहंस, ठीक है ना। बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था, ये उसी का अर्थ है शायद, इसी का। ये जो लिखा तम गौरवम बुद्ध गतम चकर्ष भार्य अनुराग पुनरा चकर्ष, मतलब बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। ये जो पद है ये भी देख लेना भैया, आ सकता है, फिर देखोगे ये कहां से आ गया, ठीक है ना। ये पद जो है ये कहां से है और इसका अर्थ क्या है वो भी आप देख लो। क्या है अर्थ? बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इस दुविधा में उसे न जाते बन रहा था और न रुकते। उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही थी। तो लहरों के राजहंस का प्रतीक कौन है? नंद है। इसी काव्य चित्र से नाटककार ने अपने इस नाटक का शीर्षक लिया है। यह काव्य चित्र इस नाटक के मूल द्वंद्व भाव को व्यंजित करता है। नंद कथा बुद्ध के जीवन चरित्र का एक अंग है। अशु घोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित्र में नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। क्या है? अशु घोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित्र में भी नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। इस कथा का आधार पाली साहित्य में मिलता है। इस कथा का आधार पाली साहित्य में मिलता है। उदान और जातक में पाली साहित्य मिलता है। उदान और जातक में तथा धम्मपद के श्लोक, उदान और जातक में तथा धम्मपद के श्लोक 13-14 की अट कथा में नंद की कथा कही गई है। महत्वपूर्ण है, देख लें। उदान और जातक में तथा धम्मपद के श्लोक 13-14 की अटकथा में नंद की कथा कही गई है, किंतु पाली की नंद कथा से सुंदरानंद ही है। किंतु पाली की नंद कथा से सुंदरानंद ही है। परंतु नाटककार ने कथा के नाटकीय भाव और प्रयोजन को पुष्ट और तीव्र करने के लिए नए पात्रों और प्रसंगों की कल्पना की है। कामोत्सव का आयोजन, दीक्षा के पश्चात नंद का एक बार गृह लौट आना तथा अलका और श्यामांग का पूरे प्रसंग नाटककार द्वारा कल्पित है। यह सभी प्रसंग जो है नाटककार द्वारा कल्पित है, ध्यान लगा लेना। कामोत्सव का आयोजन है, यह भी कल्पित कथा है, ठीक है ना, ध्यान लगा लेना। कामोत्सव का जो आयोजन है यह भी कल्पित कथा है। दीक्षा पश्चात नंद का एक बार गृह लौट आना, यह भी कल्पित है। अलका और श्यामांग का पूरा प्रसंग नाटककार द्वारा कल्पित है। तो ये सारी चीजें जो है ये नाटककार द्वारा कल्पित है। लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन भाव बोध का जो संवेदन दिया गया है, यह किससे संबंधित है? कथानक से संबंधित है। अभी जो बात आएगी विषय वस्तु से संबंधित, चरित्र चित्रण से संबंधित, पात्रों से संबंधित अलग अलग बातें आएगी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं तो कथानक की। कथानक को आधुनिक जीवन के भाव बोध का जो संवेदन दिया गया है वह इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। नाटक की प्रस्तावना में नाटककार ने इस संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। अब कौन कह रहे हैं? नंद, वो मोहन राकेश कहते हैं। क्या कह रहे हैं मोहन राकेश? देखते हैं। इसकी भूमिका जो है वो किसी और ने लिखी है। भूमिका किसने लिखी है? ये जो मैं भूमिका पढ़ रहा हूं ये डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर, ये जो सारे कथन पढ़े जा रहे हैं ये किसके हैं? डॉक्टर सुरेश अवस्थी के हैं। ये सभी कथन जो है ये किसके हैं? डॉक्टर सुरेश अवस्थी के हैं, ये ध्यान लगा लें, ठीक है ना। और अब जो मैं ये पढ़ने जा रहा हूं ये कथन जो है ये किसका है? मोहन राकेश का है। किसका कथन है? मोहन राकेश का है। क्या कह रहे हैं मोहन राकेश? कथा का आधार अशु घोष का सुंदरानंद काव्य। देखो स्पष्ट पूछा गया है कि कथा का आधार क्या है, तो कथा का आधार अशु घोष का सुंदरानंद है। परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है, ठीक है ना, ध्यान लगा लेना, यह काल्पनिक है। इतिहास और साहित्य के संबंध की व्याख्या करते हुए नाटककार लिखता है। फिर मोहन राकेश जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखो, साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता। साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। साहित्य इतिहास के समय से यह कथन किसका है? याद रखना प्यारे बच्चों, मोहन राकेश का है। बहुत ही शानदार कथन है। क्या है? कि साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता है। अगर साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त होने लग जाए तो वो इतिहास हो जाएगा, साहित्य नहीं रहेगा। साहित्य वही है जहां भाव है, ठीक है ना। भाव जहां नहीं होंगे वहां साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं है।
समय में इतिहास का विस्तार करता है। ऐतिहासिक नाटकों में कथानक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता का रचनात्मक दृष्टिकोण से कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा स्थितियों को अनैतिहासिक और युगीन बना दे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अनैतिहासिक और कथा स्थितियों को युगीन बना दे, उस समय से संबंधित जुड़ जाए, तभी वो महत्वपूर्ण है, नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आज हम इतिहास पढ़ते हैं, अकबर को पढ़ रहे हैं, बाबर को पढ़ रहे हैं या अशोक को पढ़ रहे हैं, तो उसका आज औचित्य कोई नहीं है। उसका औचित्य तभी है जब हम उसको भाव से जोड़ेंगे। भाव से जोड़ने का मतलब है कि वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है। अगर वर्तमान में कोई प्रासंगिकता है, उनसे हम कोई सीख ले सकते हैं, तब वो है। तो ऐसी चीज साहित्य में इस प्रकार की चीजें जोड़ी जाती हैं तथा कथा के अंतर्द्वंद्व को आधुनिक अर्थ व्यंजना प्रदान कर दे। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के कथानकों की प्रामाणिकता पर आग्रह रहता है और तभी हिंदी के अधिकांश ऐतिहासिक नाटक इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का नाटकीकृत रूप मात्र लगते हैं। इसके साथ ही हिंदी के आधुनिक नाटक साहित्य की जो 2-4 श्रेष्ठ कृतियां हैं, आधुनिक हिंदी के, ये कौन है? सुरेश अवस्थी की बातें हैं भैया, ध्यान लगा लेना, ठीक है ना। आधुनिक नाटक साहित्य की जो 2-4 श्रेष्ठ कृतियां हैं, स्कंदगुप्त है, कोणार्क है, अंधा युग है और आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का है। स्कंदगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कोणार्क किसका है? अंधा युग तो धर्मवीर भारती का है। कोणार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी मेरा नाम दिमाग से निकल रहा है। सभी ऐतिहासिक है। इनकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इनके द्वारा नाटककारों ने ऐतिहासिक कथानक नहीं दोहराए, उनको नए परिवेश और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। सभी देशों के नाटक साहित्य के इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है, तब नाटककारों ने प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा है और उनको नई अर्थ व्यंजनाएं दी है। चाहे 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई महान यूनानी त्रासदियां हो, चाहे एलिजाबेथ कालीन कामदियां, और चाहे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में पिछले 10-15 वर्षों में लिखे गए नई शैली के ऐतिहासिक नाटक हो। कपिल वस्तु में जिस समय भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे और उनके जाति भाई धर्म के प्रति प्रेरित होकर दीक्षित हो रहे थे, ठीक है ना। कपिल वस्तु में कहां की बात है? कपिल वस्तु में जिस समय भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे और उनके जाति भाई धर्म के प्रति प्रेरित होकर दीक्षित हो रहे थे, कामासक्त नंद अपनी परम रूपवती प्रियतमा सुंदरी के साथ विहार में लीन रहता था। लेकिन नंद का मन स्थिर भाव से सुंदरी का रूप भोग नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं भीतर उसके मन में अस्थूल और असंसारी तत्वों के प्रति भी आकर्षण है। उसके मन का यही संस्कार और उसको पोषित करने वाली बाह्य परिस्थितियां ही नाटक के द्वंद्व का आधार है। वह घर से लौटे हुए उपेक्षित बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाने को विकल हो जाता है। वह घर से लौटे हुए उपेक्षित बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाने को विकल हो जाता है। जिस समय वह हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में लीन है, उसी समय धम्म शरणं गच्छामि का स्वर उठता है और सहसा उसके हाथ का दर्पण गिरकर टूट जाता है। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया ऐसे ही प्रतीक है, ठीक है ना। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया ऐसे ही प्रतीक है, जो नंद की अस्थिर और द्विधाग्रस्त मनोदशा का संकेत करते हैं। किसका संकेत करते हैं? देख ले भैया, क्या है कि हाथ से दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती बुद्ध की कल्पित छाया, ये किस चीज के प्रतीक है? ये प्रतीक है नंद की अस्थिर और द्विधाग्रस्त मनोदशा के प्रतीक है। नंद की अस्थिर और द्विधाग्रस्त मनोदशा की प्रतीक है। अपनी ही क्लांति से मरे हुए मृग की बात बार बार सोचना और दीक्षा के पश्चात व्याघ्र से लड़ना उसकी इसी मनोदशा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। मृग की बात बार बार सोचना मतलब यहां जो है मृग जो है वो स्वयं को कहा है नंद ने, और जो व्याघ्र है वो जो संसारिक सुख है उसको उसने व्याघ्र कहा है, जिससे वो लड़ रहा है। नंद जब अनायास और अनिच्छा से ही भिक्षु बना दिया जाता है और वह भिक्षु वेश में घर लौटता है, तो सुंदरी को देखकर कहता है, जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था उसी के सामने
मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया। एक और तो नंद के मन का यह द्वंद है और दूसरी ओर रूप गर्विता सुंदरी के इस खंडित विश्वास की पीड़ा कि उसमें आसक्त उसका पति कैसे उसके रूप पास से मुक्त होकर बौद्ध भिक्षु होकर उन्हीं हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास लौटा है। कि कहीं न कहीं सुंदरी को उसका गर्व जो है, उसका अभिमान जो है खंडित होते हुए नजर आता है। उसे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसको उसने अपने रूप के बंधन में बांध रखा था, जिसको उसने अपने रूप के बंधन में बांध रखा था, उसके सौंदर्य में ऐसे इतनी कमी कैसे आ सकती है। उसका सौंदर्य का, उसकी सुंदरता का बंधन जो है वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि नंद जो है उसी के सामने बौद्ध भिक्षु बनकर आ जाए, उसको त्याग दे। त्यागता नहीं है, मतलब बौद्ध भिक्षु त्यागने जैसा हो गया, बौद्ध भिक्षु बन गया तो ठीक है ना। मुक्त होकर बौद्ध भिक्षु होकर उन्हीं हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास लौटा है जिन हाथों में उसके श्रृंगार के लिए उसने दर्पण उठाया था। सुंदरी जीवन का भोग करना चाहती है, वह कामनाओं को स्थगित नहीं करना चाहती। कमल ताल के राजहंसों के जोड़े की किलोल सुनकर वह कहती है, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहे। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कथन जरूर देखें क्योंकि अक्सर ऐसे ही कथन पूछ लिए जाते हैं। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर उनसे भी कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहे। नाटक के अंत में जब वह नंद के द्वारा चंदन लेप का बिंदु बनाए जाने पर चौंक कर जाग जाती है तो उसकी दृष्टि नंद के केश कटे हुए भिक्षु वेशी मुख पर पड़ती है। उसका मन वितृष्णा से भर जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अंतर्द्वंद्व के दो स्तरों पर संतरण करता है और इन्हीं दो स्तरों की पारस्परिक टकरार से उसकी नाटकीयता अधिक तीव्र और गहन होती है। अंतर्द्वंद के दो स्तर है। एक अंतर्द्वंद जो है नंद के हृदय में चलता है और दूसरा अंतर्द्वंद जो है वो सुंदरी के हृदय में चलता है। नाटक का पहला अंक सुंदरी के कक्ष में आरंभ होता है। नाटक कितने अंकों में है? नाटक जो है 3 अंकों में है और अंकों को दृश्यों में नहीं विभाजित किया गया है। एक बार फिर बता दूं, नाटक का पहला अंक सुंदरी के कक्ष में आरंभ होता है। कर्मचारी साज सज्जा में लगे हुए हैं। सुंदरी के आग्रह पर कामोत्सव मनाया जाने वाला है। क्या मनाया जाने वाला है? कामोत्सव मनाया जाने वाला। अतिथियों की प्रतीक्षा है। एक अतिथि मैत्रेय पधारते हैं। एक अतिथि मैत्रेय पधारते हैं और जब कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मैत्रेय के अतिरिक्त और कोई नहीं आता तो सुंदरी अपमान में विक्षुब्ध हो उठती है। इसी अत्यंत तीव्र और गहन कथा स्थिति में पहला अंक समाप्त होता है। यही अंक क्रिया व्यापार का पहला संचरण है। इसमें व्यापार और भाव की अनविति का पूरा निर्वाह हुआ है। सुंदरी की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय मिल जाता है। नाटकीय कथा के उस द्वंद का पूर्वाभास हो जाता है जिसे नंद को झेलना है। गौण पात्रों और प्रसंगों को भी इस अंक में प्रस्तुत कर दिया जाता है और इस प्रकार से नाटकीय कथा का उद्घाटन बड़ी सफलता के साथ होता है। कामोत्सव का आयोजन इस संदर्भ में विशेष नाटकीय अर्थ और तीव्रता ग्रहण कर लेता है कि दूसरे ही दिन रानी यशोधरा भिक्षुणी बनने जा रही है। कामोत्सव के आयोजन में लगा हुआ श्यामांग कहता है, कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहां रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। और सुंदरी अलका से बातें करती हुई कहती है, नारी का आकर्षण। देखो, मैंने आपको बताया था, एक बात बताई थी और मैंने पढ़ा था और वो दिमाग से निकल गया था जब मैं प्रश्नोत्तर करवा रहा था। 2010 से लेके 2023 के इससे पहले की क्लास है, उसकी एक त्रुटि का सुधार अभी कर लेता हूं। त्रुटि क्या थी, मतलब छोड़ दिया गया था, वो ये था कि वहां एक क्वेश्चन आया था कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन किसका है? इस पर दो बार क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब कब पूछा गया है? एक पूछा गया है 2019 में और दूसरा पूछा गया है इस पर 2018 में। 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो भूमिका में से कुल क्वेश्चनों की संख्या हो गई, भूमिका में से कुछ क्वेश्चंस की संख्या कितनी हो गई? 7 पहले बता रहा था और 7 2 ये हो गए। 9 क्वेश्चन जो भूमिका में पूछे गए हैं और 2010 से लेकर 2023 तक
कुल लहरों के राजहंस से जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 14 है। 14 में से 9 क्वेश्चन भूमिका में से आ चुके हैं अभी तक, और अभी भूमिका बाकी है। हो सकता है बाकी भी भूमिका में से, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कथन जो अलग जगह से हो गए मेरे ध्यान में नहीं आई थी। अब देखिए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। और ये कथन जो है ये भी ध्यान रखना, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जो नहीं पूछे गए वो पूछे जा सकते हैं। इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्यामांग कहता है, अभी कल परीक्षा हो जाएगी, देख लेना। श्यामांग कहता है, कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहां रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा। और सुंदरी अलका से करती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। कमल ताल में राजहंसों का कलरव और श्यामांग द्वारा छाया की कल्पना इस प्रसंग को गहरी नाटकीय व्यंजना प्रदान करते हैं। वस्तु विधान में सुन ले, वस्तु विधान में नाटकीय कथा का उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वस्तु विधान में क्योंकि यही अंश दर्शकों की रुचि जागृत करता है और उनको नाटकीय पात्रों के साथ ऐसे संबंध सूत्रों में बांधता है जो नाट्य अनुभव में सहायक होते हैं। इस अंश में नाटककार अत्यंत कुशलता के साथ नाटकीय कथा के प्राय सभी प्रमुख और कुछ गौण पात्रों को प्रस्तुत करता है और उनके अतीत जीवन और उनकी वर्तमान इच्छाओं और प्रयोजनों को इंगित करता है। किस क्षेत्र में? वस्तु विधान में। वस्तु विधान में क्या करता है कि इस अंश में नाटककार अत्यंत कुशलता के साथ नाटकीय कथा के प्राय सभी प्रमुख और कुछ गौण पात्रों को प्रस्तुत करता है और उनके अतीत जीवन और उनकी वर्तमान इच्छाओं और प्रयोजनों को इंगित करता है। 3 अंकों वाले आधुनिक शैली के नाटक में पहला अंक प्राय कथा के उद्घाटन में ही लग जाता है। पहला अंक प्राय कथा के उद्घाटन में ही लग जाता है, लेकिन सफल नाटकों में अंक समाप्त होते होते कथानक में कुछ तीव्रता और उत्तेजना आने लगती है और हमारी रुचि बढ़ने लगती है। दूसरा अंक भी सुंदरी के ही कक्ष में आरंभ होता है। नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा है और बीच बीच में नेपथ्य से कर्मचारी श्यामांग का जवर प्रलाप सुनाई पड़ता है। इन लहरों पर से यह छाया हटा दो, मुझसे यह छाया नहीं ओढ़ी जाती। बीच बीच में यह प्रलाप सुनाई देता है। किसका है ये प्रलाप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लेना। नेपथ्य से पीछे से। नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे के जो भाग होता है उसको नेपथ्य बोला जाता है। तो वहां से नाटक जो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे जो नेपथ्य कहलाता है, वहां से जो आवाजें आ रही है वो है क्या है? श्यामांग की आवाजें हैं। श्यामांग की। श्यामांग क्या कह रहे हैं? इन लहरों पर से छाया हटा दो, मुझसे यह छाया नहीं ओढ़ी जाती। जिस समय नंद सुंदरी के श्रृंगार में व्यस्त है, अलका यह संदेश लाती है कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे और भिक्षा की याचना करने के बाद लौट गए। नंद सुंदरी से कहता है कि मुझे जाकर इस प्रमाद के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सुंदरी यह कहकर अनुमति दे देती है कि जाइए, लौटकर आप ही इस विशेषक को पूरा करेंगे और तभी मैं शेष श्रृंगार करूंगी। नंद चला जाता है और यह अंक नेपथ्य से श्यामांग के इस संवाद के साथ समाप्त होता है। यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो, एक किरण कोई और। यह भी कथन किसका है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आप इसको क्या समझ सकते हो? गलतफहमी हो सकती है आपको, ठीक है ना। नेपथ्य से कथन कहा गया, श्यामांग का है, ठीक है ना। बार बार कथन आ रहा है, यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो। यहीं से आएगा क्वेश्चन, देख लेना। कल की बात है, कल ही आ जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं है। यह अंक कथा का दूसरा संचरण है और इसमें भी व्यापार अनुवृत्ति का पूरा निर्वाह हुआ है। अंक समाप्त होते होते कथा का मूल द्वंद आरंभ हो जाता है। नंद बुद्ध के पास क्षमा याचना के लिए चले जाते हैं और सुंदरी अधूरा श्रृंगार लिए हुए उनके वापस लौट आने की प्रतीक्षा में बैठी रहती है। इस अंक में सुंदरी की चरित्र रेखाएं और स्पष्ट होती हैं और नंद के मन की द्विधा और द्वंद स्पष्ट होने लगता है। नंद हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में योग दे रहा है। इतने में नेपथ्य में धम शरणम गच्छामि का स्वर सुनाई देता है। सुंदरी कहती है, देखिए दर्पण हिल गया। इस अंक का श्रृंगार प्रसंग बड़ा ही कोमल और सरस है, हिंदी नाटक साहित्य में नितांत नया है। मतलब धम शरणम गच्छामि कहती, देखिए दर्पण हिल गया। ये देखिए दर्पण हिल गया, ये क्या है? ये है दर्पण हिल गया से तात्पर्य यह कि नंद जो है वो अंदर से कहीं न कहीं विचलित हो गए हैं। जैसे ही धम शरणम गच्छामि होता है तो नंद जो है अंदर से कहीं न कहीं, मतलब जो मन में लहरें उठ रही है, मन में जो द्वंद उठ रही है, उसका प्रतीक है ये कि देखिए दर्पण हिल गया है। तीसरे अंक का आरंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होता है। सुंदरी जो है प्रतीक्षा कर रही है। पहले के अंदर सुंदरी का कामोत्सव आयोजन का प्रारंभ किया गया, कामोत्सव का आयोजन किया जाएगा, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ तेजी से चल रहा है, ठीक है ना। और वहीं एक बार ये बात भी आती है कि कल जो है महात्मा बुद्ध यहाँ आएंगे और यशोधरा जो है वो भिक्षुणी बनेंगी, या जो भी है बौद्ध धर्म ग्रहण करेगी, जो क्या बोलते हैं वो कुछ बौद्ध धर्म में बोलते हैं, ठीक है ना।
और उसके बाद क्या है, लेकिन दूसरा जो अंक होता है उसके अंदर क्या है कि जो नंद है वो उसका श्रृंगार कर रहे हैं, किसका, सुंदरी का श्रृंगार कर रहे हैं, इसी में निकलता है। और उसके बाद जैसे ही महात्मा बुद्ध के भिक्षा के लिए द्वार पर आने और वापस लौट जाने की बात चलती है, और जो नंद है वो उनको जब पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो वापस लौट गए हैं, तो वो उनसे क्षमा याचना करने के लिए जाते हैं, और सुंदरी उनसे कहती है कि आप चले जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगी, बाकी का श्रृंगार आप स्वयं आकर ही करोगे, ठीक है ना। और इस तरह से वो चले जाते हैं। फिर वो तीसरे अंक में हम आते हैं। तीसरे अंक में क्या होता है देखते हैं। तीसरे अंक का आरंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होता है। कमल ताल के राजहंस उड़कर चले गए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब नंद सिर मुड़ाए हुए भिक्षु वेश में आता है तो सुंदरी थक कर सो चुकी है। नंद कहता है, मैंने कहा था तुम्हारा विशेष सूखने से पहले ही मैं लौट आऊंगा, परंतु नहीं आ सका। तुम पूछती तो मैं क्या उत्तर देता। किसका कथन है? नंद का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था तुम्हारा विशेषक सूखने से पहले। ठीक है, किसका? नंद का कथन है। उसके बाद आता है, और कुछ देर बाद वहीं पड़े हुए टूटे दर्पण के सामने रुककर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है और कहता है, मेरे केश क्यों कटवा दिए, और कटवा ही दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक जो सूख गया है उसका मुझे खेद है, उसे मैं अभी गीला कर देता हूं। और जैसे ही नंद उंगली में लेप करके लेकर सुंदरी के माथे पर बिंदु बनाने लगता है, वह मंडित आकृति को देखकर चीख उठती है। नंद इस स्थिति में अपने को नितांत असहाय और अकेला पाता है। वह कहता है, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से नंद क्या कहता है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। नंद क्या कहता है कि मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है, और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश स्वयं भी ऐसे ही थे, विचारों के द्वंद्वों में डूबे हुए। मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है, और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। ऐसा वाक्य जो ऐसा लगता है जैसे मोहन राकेश स्वयं के लिए ही कह रहे हैं। उनके भाव यहां पर उमड़ कर आ गए हैं लेखक के, और वह इसी मानसिक यात्रा में सुंदरी से बिना मिले ही चला जाता है। राज्य कर्मचारी श्वेतांग सुंदरी को बताता है कि कुमार यह कहते हुए चले गए कि वे अपने केशों की खोज में जा रहे हैं। वे तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केशों का क्या किया, उनकी पत्नी को केशों की आवश्यकता है। इस पर सुंदरी वितर्षणा में कहती है, सुंदरी क्या कहती है, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही इनको समझ में आता है। बस इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, इतना ही तो इनको समझ में आता है। और नाटक का अंत श्यामांग के इस संवाद से होता है, बस एक किरण, केवल एक किरण। यह अंक नाटकीय कथा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और द्वंद्व को गहन कर देता है। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो नाटक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती है, और कथा के चरम बिंदु पर ही नाटक समाप्त हो जाता है। अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए टूटे और खंडित पात्रों की विषम स्मृतियां मन पर छा जाती हैं। जिस सुंदरी ने कहा था कि नारी का आकर्षण पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है, वहीं सुंदरी नंद को भिक्षु वेश में देखकर अपने इस भारी पराजय से विक्षुब्ध हो उठती है, और नंद सुंदरी के इस गहरे विक्षोभ को नहीं समझता। वह अपनी पत्नी के संतोष के लिए अपने शोभा केस लाने चला जाता है। इसी अत्यंत विषम बिंदु पर नाटक समाप्त होता है। लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया है, और उसमें इसी पद्धति के व्यवहारों और रूढ़ियों का पालन किया गया है। एक ही दृश्य बंद पर नाटकीय कथा घटित होती है, और कथा का विभाजन 3 अंकों में किया गया है। अंकों का दृश्यों में नहीं विभाजित किया गया, अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है पहले, ठीक है ना। कब पूछा गया यह भी बता दूं मैं आपको।
ठीक है ना, किसी नाटक के किसी प्रश्न के अंतर्गत एक कड़ी के रूप में पूछा गया है। यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति में एक दृश्यबंद और 3 अंकों वाले नाटकों का विकास आधुनिक रंगमंच के स्वरूप और प्रदर्शन की परिस्थितियों तथा साधनों के कारण हुआ है। यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति में एक दृश्यबंद और 3 अंकों वाले, एक दृश्यबंद और 3 अंकों वाले, एक दृश्यबंद मतलब एक अंक में एक ही दृश्य होता है, 3 अंकों वाले नाटकों का विकास आधुनिक रंगमंच के स्वरूप और प्रदर्शन की परिस्थितियों तथा साधनों के कारण हुआ है। क्योंकि 3 अंक वाले इतने न तो परिस्थितियां होती है, न ऐसा स्वरूप है, न प्रदर्शन, इसके कारण ही 3 अंकों वाले नाटकों का विकास हो। इससे पहले ज्यादा अंकों वाले नाटक होते थे। शिल्पगत अनिवार्यता है, भारी भरकम और ठोस पदार्थों से निर्मित यथार्थवादी दृश्यबंद को बदलने की कठिनाई से बचने के लिए इस शैली के नाटक ने अपने लिए एक दृश्यबंद स्वीकार कर लिया। नाटकीय कथा के 3 प्रमुख संचरणों, कथा का उद्घाटन, विकास तथा चरमोत्कर्ष। नाटकीय कथा के 3 प्रमुख संचरण कौन कौन से है? कथा का उद्घाटन, विकास तथा चरमोत्कर्ष के आधार पर इस शैली के नाटकों में 3 अंकों का विधान रहता है। प्रत्येक अंक कथा के एक उत्कर्ष बिंदु पर समाप्त होता है, क्योंकि अंक की समाप्ति पर यवनिका गिराने की व्यवस्था है। नाटक का अंत कथा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर उसके तुरंत बाद हो जाता है। एक स्थान पर नाटक की मतलब 3 अंकीय नाटक में क्या होता है कि चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर उसका कोई निर्णय नहीं निकलता है, चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर नाटक समाप्त हो जाता है। एक स्थान पर नाटक की सभी घटनाएं दिखाकर नाटककार ने स्थान अनुमिति का पूरी तरह पालन किया है। स्थान अनुमिति के साथ साथ नाटक में घटना स्थलों तथा पात्रों की मनोदशाओं का परिचय देने वाले रंग निर्देश भी यथार्थवादी नाट्य पद्धति के अनुसार ही रखे गए, रंग निर्देश भी दिए गए हैं। इस प्रकार यह नाटक एक विशेष रचना पद्धति और शिल्प विधान के अनुसार एक सुगठित और तर्कसंगत रूपबंध का निर्माण करता है। लेकिन नाटक में 2 प्रसंगों की योजना इस रूप में की गई है कि उससे इसका रूपबंध कमजोर होता है। इन दोनों प्रसंगों श्यामांग प्रसंग और नंद दीक्षा तथा उसके प्रत्यावर्तन का प्रसंग का विश्लेषण इस नाटक के रूपबंध के स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी होगा। नाटक की वस्तु योजना और उसके संबंध में श्यामांग प्रसंग का महत्वपूर्ण स्थान है। श्यामांग प्रसंग का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह प्रसंग कई प्रकारों से और कई स्तरों पर नाटक की मुख्य कथा और उसके मूल संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अतः नाटक के आशय और उसके रूप शिल्प को समझने के लिए इस प्रसंग के स्वरूप को समझना आवश्यक है। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रसंग और इसका प्रयोजन शैली के नाटकों के गौण कथानक से भिन्न है, जिनमें मुख्य कथानक के साथ साथ गौण कथानक चलता रहता है और जो नाटक के समूचे रूपबंध में समन्वित होकर कथानक की बुनावट का अंग नहीं बन पाता और जो अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ केवल मूल कथानक का प्रतिरूप प्रस्तुत करके नाटकीय संघर्ष के एक प्रकार के कृत्रिम और अविश्वसनीय स्तर की सृष्टि करता है। गौण कथानक की एक ऐसी स्वतंत्रता और असंबद्ध सत्ता कथानक की एकता और प्रभाव को विघटित करती है। गौण कथानक की ऐसी स्वतंत्र और असंबद्ध सत्ता कथानक की एकता और प्रभाव को विघटित करती है। गौण कथानक, जो गौण कथानक होता है उसकी स्वतंत्रता जो होती है वो कथानक की एकता और प्रभाव को विघटित करती है। लहरों के राजहंस में श्यामांग प्रसंग नाटक के पूरे रूपबंध का ही अंग है, वो गौण कथानक नहीं है, गौण कथा नहीं है, अलग नहीं है, अंग है और वह नाटक की प्रमुख कथा वृत्ति और द्वंद्व भाव को ही अधिक तीव्र बनाता है, अपना स्वायत्त अस्तित्व नहीं निर्मित करता। भी जो गौण कथा होती है वो स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, वो मूल कथा की एकता को खत्म करती है। तो इसमें जो गौण कथा है वो क्या है? श्यामांग की कथा है। किसकी कथा है? श्यामांग की जो कथा है वो गौण कथा है, श्यामांग प्रसंग जो है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो असंबद्ध नहीं है, वो इससे संबंधित है, इससे जुड़ा हुआ है और मूल कथानक की एकता को बाधित नहीं करता है। लेकिन श्यामांग प्रसंग नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर भी दर्शक की रुचि और नाटक के सहज प्रभाव में बाधक बनता है। इसका कारण यह है कि श्यामांग की चरित्रगत अवधारणा और उसके कार्यों और कथनों के मंतव्य स्पष्ट नहीं है। श्यामांग की चरित्रगत अवधारणा और उसके कार्यों और कथनों के मंतव्य स्पष्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि उनके संबंध में नाटककार दुविधाग्रस्त है।
आरंभ में लगता है कि श्यामांग और अलका का अत्यंत सहज, कोमल और मौन पारस्परिक आकर्षण सुंदरी और नंद के उद्दाम मुखर और काम सिक्त प्रेम का ही एक प्रतिरूप है। इस प्रकार यह प्रसंग एक निश्चित नाटकीय प्रयोजन की सिद्धि की चेष्टा करता है और फिर बाद में यही श्यामांग नंद के अस्थिर और द्वंद जर्जर मन का एक प्रतिरूप बन जाता है और अपने जोर प्रलाप में जैसे नंद की ही अनिश्चितता, विभ्रम और अकुलाहट को ध्वनित करता है। जब वह कमल ताल में दिखाई देने वाली छाया से डरता है तब जैसे कि नंद ही बुद्ध की छाया से डर रहा हो। दूसरे अंक के प्रारंभ में एक स्वर श्यामांग का नेपथ्य से उभरता है और उधर नंद अपने मन की उद्विग्नता के कारण रात गए तक जाग रहा है। ये दोनों स्वर एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को काटते हैं और तब ऐसा लगता है जैसे कि नंद ही रंगमंच पर अनिद्रा में अशांत बैठा है और नंद ही नेपथ्य से प्रलाप कर रहा है। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, एक छाया है, अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, एक छाया है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कहानी बताई गई मैं बता दूं, इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में क्या है कि नंद और सुंदरी के जो दृश्य दिखाए गए हैं उन दृश्यों में उनका प्रेम दिखाया गया है। उधर श्यामांग और अलका जो है उनके प्रेम के कहीं न कहीं प्रेम के दृश्य दिखाए गए। तो ऐसा लगता है कि नंद और सुंदरी के प्रेम को चित्रित करने के लिए उनको कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ आलोचक जो लिख रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कि मतलब वो यहाँ कह रहे हैं कि ये इसका कमजोर पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ये कमजोर पक्ष नहीं है। उन्हीं की बातों से ही मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि यह उनका कमजोर पक्ष नहीं है, ये उनका प्रबल पक्ष है कि नाटककार का उद्देश्य जो था वो क्या था। नाटककार का उद्देश्य श्यामांग और अलका के माध्यम से उनके भावों को ही चित्रित करना था, सुंदरी और नंद के भावों को ही चित्रित करना था। और विशेष रूप से इसके जो नायक है, लहरों के राजहंस, नाटक का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि लहरों के राजहंस जो है नंद के प्रतीक है, तो नंद से संबंधित ही था। तो पहले जब प्रेम के बताए गए तो श्यामांग में भी कहीं न कहीं प्रेम के भाव दिखाए गए हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो नंद जो विचलित होते हैं उनके मन में द्वंद्व पैदा होता है, तो श्यामांग के मन में भी द्वंद्व होता है और जिन बातों को नंद कह नहीं पाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने भावों से, उन्हीं को वो नेपथ्य से उनकी आवाज के माध्यम से कहना चाहते हैं। और उसके माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार जो दर्शक है वो थोड़ा सा समझने में हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, जैसे जो पाठक है वो भी शायद इस बात को उस तरह से ना समझ पाए, लेकिन वो बताना यही चाह रहे हैं। वो आवाज़ जो है वो नेपथ्य से, आवाज़ तो नेपथ्य से किसकी है, आवाज़ तो श्यामांग की है, लेकिन वो आवाज़ वास्तव में किसकी है, वो उसकी आवाज़ बताने की कोशिश की जा रही है, नंद की आवाज़ को बताने का प्रयास किया जा रहा है। उधर नंद अपने मन की उद्विग्नता के कारण इस प्रकार नाटककार एक साथ ही जैसे श्यामांग से दो काम लेना चाहता है और दो प्रयोजनों की सिद्धि चाहता है। बिल्कुल सही है, श्यामांग के चरित्र का यही विरोधाभास इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की नाटकीय शक्ति को क्षीण कर देता है। अब ये जो विरोधाभास की बात कर रहे हैं, इस चीज को अपने को तो ये ध्यान रखना है कि क्षीण कर देता है, क्या कर देता है, विरोधाभास। इस अत्यंत महत्वपूर्ण किसका विरोधाभास, इतनी लंबी सारी बात वो नहीं पूछेगा, वो इतने पूछेगा कि श्यामांग का जो प्रसंग है वो श्यामांग में दो काम लेना चाहता है और दो प्रयोजनों की सिद्धि चाहता है। श्यामांग के चरित्र का यही विरोधाभास, श्यामांग के चरित्र का यही विरोधाभास इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की नाटकीय शक्ति को क्षीण कर देता है और इसी कारण अलका का अत्यंत प्रयोजनशील और स्पष्ट चरित्रांकन भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। किसका पूरी तरह से नहीं हो पाता, अलका का। हालांकि ये मैं अपनी तरफ से कोई विचार नहीं रखूंगा क्योंकि मैं भी नाटकों पर पीएचडी कर चुका हूं, लेकिन अभी फिलहाल विचार नहीं रखूंगा क्योंकि अभी जो पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है और आपके लिए यही महत्वपूर्ण है, नहीं तो मैं यहां पर अपने विचार भी बहुत अच्छे से रख सकता था। नाटक में आरंभ में ही श्यामांग से हमारा परिचय हो जाता है। वह नितांत सामान्य जगत धर्मा व्यक्ति नहीं है, वह विचारवान है, अंतर्मुखी है और बाहरी यथार्थ के साथ नहीं बंध पाता। यह बिल्कुल सही है। अपने यहां क्या है कि बस इतना याद रखना है, श्यामांग का परिचय हो गया भैया। श्यामांग क्या है, नितांत सामान्य जगत धर्मा व्यक्ति नहीं है, नितांत सामान्य जगत धर्मा व्यक्ति नहीं है, वह विचारवान है, वह अंतर्मुखी है, वह बाहरी यथार्थ के साथ नहीं बंध पाता है, वह कमल ताल में एक छाया देखता है और उस पर पत्थर फेंकता है। इस अपराध में उसे अंधकूप में डाल दिया जाता है, बाद में उसे मुक्त कर दिया जाता है, इसके पश्चात हम उसे रंगमंच पर नहीं देखते। ठीक है ना, ये श्यामांग के बारे में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये परिचय है श्यामांग का। इसके केवल उसका ज्वर प्रलाप सुनती है, यह प्रलाप नंद के ही मन का संघर्ष ध्वनित करता है।
ऐसी स्थिति में श्यामांग किसका प्रलाप? नंद के ही मन का द्वंद अभिव्यक्त करता है, श्यामांग का। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में श्यामांग एक सक्रिय पात्र के रूप में मर जाता है और अपने प्रसंग और उन मूल्यों से पूरी तरह से कट जाता है जो नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे नाटकीय कथा की मुख्य भावभूमि और उसके संघर्ष भाव का प्रतिपक्ष प्रस्तुत करते थे। अब उसके संवाद, क्रिया, व्यापार का वहन और चरित्र का उद्घाटन न करके प्रतीकात्मक लाक्षणिक वक्तव्य बन जाते हैं। अब जो वो बोलता है वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? प्रतीकात्मक लाक्षणिक वक्तव्य बन जाते हैं। श्यामांग प्रतीक बनकर नाटकीय कथा के सीधे स्पष्ट द्वंद को केवल अस्पष्ट नहीं बनाता, बल्कि वह नाटक के वस्तु विधान और रूप बंध को भी कमजोर करता है। नेपथ्य से श्यामांग के स्वर का जिस प्रकार संगीत खंडों के समान प्रयोग किया गया है, वह प्रदर्शन को भी कमजोर और कृत्रिम बना देता है। नंद के दीक्षित होने की घटना वस्तु विज्ञान की दृष्टि से नाटक में एक बहुत कमजोर कड़ी है। ठीक है ना। कौन सी कमजोर कड़ी है? देख ले। नंद के दीक्षित होने की घटना जो है वो वस्तु विज्ञान की दृष्टि से नाटक की बहुत कमजोर कड़ी है। सुंदरी तथागत से मिलकर नंद के वापस आने की आकुल प्रतीक्षा करते करते उनिंदी हो जाती है। इतने में श्वेतांग आता है। अलका उससे नंद के संबंध में पूछती है। श्वेतांग अलका को नंद के भिक्षु बनने की सारी कथा सुनाता है और बताता है कि लोगों का कहना है उसके बाद के विक्षुब्ध होकर अपने घने जंगल की ओर चले गए हैं। इस पर अलका किसी बड़े अनिष्ट की आशंका से डरकर सुंदरी को जगाने लगती है और तभी भिक्षु वेश में नंद का प्रवेश होता है। अलका और श्वेतांग के वार्तालाप के माध्यम से नाटककार ने दर्शकों को यह तो बता दिया है कि जो नंद नदी तट पर तथागत के पास अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करने गए थे, वे वहां जाकर भिक्षु बन गए हैं। किंतु नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से इसका परिणाम यह होता है कि जब नंद सचमुच भिक्षु वेश में प्रकट हो जाते हैं तो दर्शकों पर वह तीव्र और वांछित प्रभाव नहीं पड़ता जो कि इस स्थिति में पड़ना चाहिए। इसी प्रसंग की एक और दुर्बल कड़ी नंद के साथ भिक्षु आनंद का आना। उनके आने का कोई स्पष्ट सार्थक प्रयोजन नहीं है। नाटककार भिक्षु आनंद को शायद इसलिए नंद के साथ लाता है जिससे कि उसे इस बात की सुविधा मिल जाए कि वह नंद के मन के उद्वेग को स्वगत कथनों के स्थान पर नाटकीय संबंधों में व्यक्त कर सके। भिक्षु आनंद का नंद के साथ आने का पर्याप्त कारण न होने से यह दृश्य खंड अस्वाभाविक और कथाधारा से विलग लगता है और आनंद का चरित्र भी नितांत सामान्य हो गया है। नंद का दीक्षित होना। इसी प्रसंग की एक और दुर्बल कड़ी नंद के साथ भिक्षु आनंद का आना है। ठीक है ना। यह दुर्बल कड़ी है। एक और दुर्बल कड़ी है, वो क्या है? नंद के साथ भिक्षु आनंद का आना है। बहुत ही आसान है, याद रख लेना। उनके आने का कोई स्पष्ट और सार्थक प्रयोजन नहीं है। नाटककार भिक्षु आनंद को शायद इसलिए नंद के साथ लाता है जिससे कि उसे इस बात की सुविधा मिल जाए कि वह नंद के मन के उद्वेग को स्वगत कथनों के स्थान पर नाटकीय संवादों में व्यक्त कर सके। भिक्षु आनंद का नंद के साथ आने का पर्याप्त कारण न होने से वह दृश्य खंड अस्वाभाविक और कथाधारा से विलग लगता है। दृश्य खंड अस्वाभाविक और कथाधारा से विलग लगता है। कौन सा? नंद के साथ आनंद का आना। नंद के साथ आनंद का आना। ठीक है ना। और आनंद का चरित्र भी नितांत सामान्य हो गया है। नंद का दीक्षित होना रंगमंच पर नहीं दिखाया गया, केवल उसके बारे में दर्शकों को सूचना दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने में घटनास्थल बदलता था जिसके कारण प्रदर्शन में दृश्य बंध भी बदलना पड़ जाता। इस शिल्पगत कठिनाई के अतिरिक्त शायद वैसे भी नाटककार ने रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले दृश्यों में इस दृश्य को सम्मिलित करना वांछित न समझा हो। अब देखो, नंद का दीक्षित होना रंगमंच पर नहीं दिखाया गया। क्या कारण था? क्योंकि उसके बारे में दर्शकों को सूचना क्यों दी गई? क्योंकि ऐसा करने से घटनास्थल बदलता था। इसलिए क्या है, ऐसा करने से घटनास्थल बदलता था। घटनास्थल बदलता था जिसके कारण प्रदर्शन में दृश्य बंध भी बदलना पड़ जाता। इसलिए क्या है, क्या किया गया? नंद का दीक्षित होना रंगमंच पर नहीं दिखाया गया। इस विशिल्पगत कठिनाई के अतिरिक्त शायद वैसे भी नाटककार ने रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले दृश्यों में इस दृश्य को सम्मिलित करना वांछित न समझना हो। घटनाओं और दृश्यों का चुनाव और उनकी योजना निश्चित करने में नाटककार के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि वह कथा के किन अंशों और किन दृश्यों को पात्रों के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करेगा और किन के संबंध में केवल संवादों के द्वारा दर्शकों को वांछित सूचनाएं देगा। नंद का दीक्षित होना इस नाटकीय कथा की एक ऐसी घटना है जिसका रंगमंच पर पात्रों के द्वारा प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, भले ही उसका निर्वाह नाटककार और निर्देशक दोनों के लिए ही
कठिन हो जाए और भले ही उसके कारण स्थान अनुमिति खंडित होती हो, क्या जरूरी था? उसको दीक्षा देते हुए दिखाया जाना जरूरी था, ये आलोचक कह रहे हैं। वास्तव में यही व्यापार खंड इस कथा का चरम बिंदु है और इसी में कथा का मूल द्वंद अपनी पूरी अभिव्यक्ति पाता है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि यह घटना रंगमंच पर प्रस्तुत की जाए तो संभवतः नाटक की वस्तु योजना का रूप ही भिन्न होगा। यहां किस घटना की बात कर रहा है, ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि अपनी पूरी अभिव्यक्ति पाता। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि यह घटना रंगमंच पर प्रस्तुत की जाए तो संभवतः नाटक की वस्तु योजना का रूप ही भिन्न होगा। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यह घटना, कौन सी घटना, यहां किस घटना का जिक्र किया गया है? यहां जिक्र किया गया है नंद की दीक्षा की घटना। नंद की दीक्षा की बात यहां चल रही है। किसकी बात चल रही है? किस घटना की? नंद की दीक्षा की। इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे नाटककारों को ऐसे कथानक लेकर कुछ ऐसे ही सशक्त प्रयोग करने होंगे, तभी नया नाटक एक दृश्यबंध और 3 अंकों वाले नाटकों के संकुचित रूप विधान से मुक्त हो सकेगा और उसमें महाकाव्योचित व्यापकता और विस्तार आ सकेगा। इस संदर्भ में एक ओर तो जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त के नाटकों और दूसरी ओर अपनी ही संस्कृत और लोक नाट्य परंपराओं का उल्लेख किया जा सकता है। किसका उल्लेख किया है? यहां किसका उल्लेख किया गया है? थोड़ा सा ध्यान लगा लें, बस थोड़ी सी सरसरी निगाह मारनी है। क्या है? जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त, जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त का यहां जिक्र किया गया है। दूसरी ओर अपनी ही संस्कृत और लोक नाट्य परंपराओं का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें नाटकीय कथा और पात्रों को अन्विति धर्म में ऋजु रेखा में प्रस्तुत न करके कई स्तरों और कई धरातलों पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के अंत के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। नंद जब भिक्षु बनकर वापस लौटता है तो वह सुंदरी से बिना मिले ही लौट जाता है। इस प्रकार आकर लौट जाने के कथा अभिप्राय का अनुसरण लेखक ने आषाढ़ का एक दिन में भी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात जो कहां आई है? आषाढ़ का एक दिन में भी आई है। किस में आई है? आषाढ़ का एक दिन में भी आई है। ठीक है ना? किया है। पात्रों का इस प्रकार के साक्षात्कार से बचाकर नाटककार कथा में एक प्रकार की रहस्य भावना का समावेश कर देता है और उसकी अत्यंत तीव्र और प्रत्यक्ष नाटकीय संभावनाओं के कमजोर कर देता है। और फिर जिस प्रकार नाटक का अंत होता है उसमें नंद और सुंदरी का अंतर्द्वंद जैसे सहसा अपनी भूमि और अपना अर्थ खो देता है और तब लगने लगता है कि पात्र अपनी परिस्थितियों और अपनी नीति से पूरी शक्ति और आस्था के साथ अंत तक नहीं लड़ सके। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार के। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। किस प्रकार की अनुभूति? किस प्रकार की अनुभूति जो है सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है? इस प्रकार की घातक सिद्ध होती है कि उनके जो नाटक के जो प्रमुख पात्र थे वो अपनी पूरी शक्ति से भी अपने अंतर्द्वंद से नहीं लड़ सके। उनके नाटक के जो नायक नायिका थे या जो प्रमुख पात्र थे वो अपनी पूरी शक्ति से भी अपने अंदर उठने वाले अंतर्द्वंद से नहीं लड़ सके। ऐसी स्थिति नाटक के संवाद सुगठित, प्रयोजनशील और काव्य श्री से समृद्ध है। छोटे छोटे सुगढ़ और काव्यपूर्ण नाटकीय संवाद लिखना में मोहन राकेश अत्यंत कुशल है। ठीक है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक के संवाद सुगठित है, यह विशेषता है नाटक की। नाटक के संवाद जो है वो सुगठित है, प्रयोजनशील है, काव्यश्री से समृद्ध है। छोटे छोटे सुगढ़ और काव्यपूर्ण नाटकीय संवाद लिखने में मोहन राकेश अत्यंत कुशल है। आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने मल्लिका के स्वगत कथन बहुत ही सुंदर लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने मल्लिका के, किसके? मल्लिका के स्वगत कथन जो है बहुत ही सुंदर लिखे हैं। पाठकों और दर्शकों दोनों ने ही इन स्वगत कथनों में रस लिया। भले ही हिंदी के नाट्य समीक्षक ने स्वगत कथनों को नाटकों से वर्जित कर रखा हो,
मतलब स्वगत कथन जो होते हैं वो नाटकों से वर्जित किए हुए हैं। वर्जित इसलिए किए हैं कि स्वगत कथन का मतलब ये होता है कि नाटककार कहीं न कहीं अपनी बात रख रहा है। तो स्वगत कथन का क्या मतलब, नाटक का मतलब ये है कि आपके हाव भाव से दर्शक जो पाठक है वो दर्शक जो है वो समझना चाहिए। इस नाटक में सुंदरी का श्रृंगार प्रसंग पढ़कर स्कंदगुप्त और देवसेना का परिणय प्रसंग याद आता है। देख लो, तुलनात्मक अध्ययन है, बहुत जरूर देखें। इस नाटक में सुंदरी का श्रृंगार प्रसंग देखकर, क्या चीज देखकर प्यारे बच्चों, श्रृंगार प्रसंग देखकर स्कंदगुप्त और देवसेना का परिणय प्रसंग याद आ जाता है। मोहन राकेश ने अपने पहले नाटक आषाढ़ का एक दिन में, मोहन राकेश ने अपने पहले नाटक, कौन सा पहला नाटक, आषाढ़ का एक दिन में, ठीक है ना, 3 दशकों के बाद नाटक में फिर से उस काव्य तत्व और उन साहित्यिक गुणों को प्रतिष्ठित किया था जिनको प्रसाद के बाद यथार्थवादी नाट्य परंपरा ने नाटक से निर्वासित कर दिया था। यथार्थवादी नाट्य परंपरा ने नाटक से निर्वासित कर दिया था। आषाढ़ का एक दिन कई स्थानों और कई प्रदर्शन शैलियों में रंगमंच पर सफलता के साथ खेला गया और स्कंदगुप्त, कोणार्क तथा अंधा युग की परंपरा में एक श्रेष्ठ नाट्य कृति स्वीकार हुआ। आशा है कि लहरों के राजहंस भी इसी परंपरा में स्थान पाएगा तथा अध्ययन कक्षों और रंगशालाओं में हिंदी के पाठकों और दर्शकों दोनों को ही रस देगा। डॉक्टर सुरेश अवस्थी। आषाढ़ का एक दिन के बाद यह मेरा दूसरा नाटक है। यह कथन किसका है? यह है मोहन राकेश का। मोहन राकेश जी क्या लिखते हैं वो देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन के बाद यह मेरा दूसरा नाटक है। पहले नाटक के विषय में कई तरह के विवाद उठे, उसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता को लेकर, रंगमंचीय संभावनाओं को लेकर और सबसे अधिक कालिदास के चरित्र को लेकर। रंगमंचीय संभावनाओं को लेकर जो आशंकाएं थी उनका उत्तर काफी हद तक अब तक दिया जा चुका है। दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, कानपुर, ग्वालियर तथा कई अन्य स्थानों पर उसे सफलतापूर्वक खेला गया है। अलका जी जैसे निर्देशक तथा अनामिका जैसी संस्था, अलका जी जैसे, ये नाट्य रंगमंच की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, अनामिका जैसी संस्था ने उसे लेकर सर्वथा अलग अलग दृष्टियों से प्रयोग किए हैं। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भी सभी भारतीय भाषाओं में उसे प्रसारित किया गया है। किसे? आषाढ़ का एक दिन को। कालिदास के चरित्र को लेकर जो आपत्तियां उठाई गई है वे कुछ लोगों के पूर्वाग्रह को ही व्यक्त करती हैं। वे कुछ लोगों के पूर्वाग्रह को ही व्यक्त करती हैं। शोधकों का एक वर्ग है जिसने कालिदास और मातृगुप्त को एक ही व्यक्ति माना है। इसी आधार पर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में कालिदास के चरित्र की कल्पना की है। एक ऐसा भी वर्ग है जो इसकी प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करता, परंतु कालिदास के जीवन के संबंध में कितने प्रमाणिक तथ्य आज तक हमें उपलब्ध है, जितनी सामग्री है वह एक न एक अनुमान पर ही आधारित है। कुछ लोगों को अपने अनुमान अधिक प्रमाणिक लगे, यह बात दूसरी है। एक आलोचक ने लिखा था कि कालिदास जैसे व्रती तपस्वी महात्मा को नाटक में एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि वे आलोचक संस्कृत के अच्छे पंडित हैं। अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव तथा मेघदूत पढ़कर यदि कालिदास का ऐसा ही चरित्र उनके मन में, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव तथा मेघदूत पढ़कर यदि कालिदास का ऐसा ही चरित्र उनके मन में बनता है तो क्या कहा जा सकता है? रूढ़िगत संस्कार ही जहां व्यक्ति का विवेक बन जाए वहां और आशा करना व्यर्थ है। रूढ़िगत संस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है मोहन राकेश ने, ठीक है ना। रूढ़ियों पर नहीं टिके रहना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान वही होता है, ठीक है ना, जो विवेक से काम करता है, जो स्वयं सोचता है। प्राचीन चले आए अंधविश्वासों पर जो व्यक्ति चलता है उसे पढ़ा लिखा इंसान नहीं माना जा सकता। जो पाखंडों पर विश्वास करता है, जो आडंबरों पर विश्वास करता है, जो रूढ़ियों पर विश्वास करता है, उस इंसान को पढ़ा लिखा इंसान नहीं माना जा सकता। विवेकहीन इंसान कहा जा सकता है उसे, जैसा मोहन राकेश कह रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहा जा सकता है? रूढ़िगत संस्कारी, जहां व्यक्ति का विवेक बन जाए वहां और आशा करना व्यर्थ है। हमारे यहाँ परंपरा ही कुछ ऐसी है कि हम अपने जातीय प्रतीकों को सदा अति मानवीय धरातल पर रखकर देखना चाहते हैं। जातीय प्रतीकों को अति मानवीय, उसको भगवान ही बना देते हैं हम, ठीक है, देखना चाहते हैं। उनमें मानवीयता का निदर्शन हमें चोट पहुंचाता है। इसका मुख्य कारण शायद यही है कि हमें स्वयं अपनी मानवीयता में विश्वास नहीं है, अपने यथार्थ में आस्था नहीं है, क्योंकि अपने से कुछ आशा नहीं होती। इसलिए यह बात असंभव प्रतीत होती है कि मानवीय धरातल पर रहकर भी जीवन में कुछ महान किया जा सकता है। केवल उसी धरातल पर रहकर किया जा सकता है। यह तो शायद सुनने में भी बहुत भारी पड़े। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का जैसा भी चरित्र है वह उसकी रचनाओं में समाहित उसके व्यक्तित्व से बहुत हटकर नहीं है। हाँ, आधुनिक प्रतीक के निर्वाह की दृष्टि से उसमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य किया गया। यह इसलिए कि कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है।
नाटक में वह प्रतीक उस अंतर्द्वंद को संकेतित करने के लिए जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा को आंदोलित करता है। व्यक्ति कालिदास को उस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या नहीं, यह बात गौण है। मुख्य बात यह है कि हर काल में बहुत को उनसे गुजरना पड़ा है, हम भी आज उसमें से गुजर रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कालिदास का यह नाम भी वास्तविक न हो, पर हमारी आज तक की सृजनात्मक प्रतिभा के लिए इससे अच्छा दूसरा नाम, दूसरा संकेत मुझे नहीं मिला। आषाढ़ का एक दिन का कालिदास दुर्बल नहीं है, कोमल, अस्थिर और अंतर्द्वंद से पीड़ित है। विलोम जो अपेक्षा सबल प्रतीत होता है, दुराग्रह की आक्रामक शक्तियों को संकेतित करता है। वह व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद को खा चुका है, इसलिए अपेक्षा अधिक संयोजित है। आशा और आस्था से हताशा और अनास्था का स्वर प्रकट रूप से अधिक बलवान होता है। अपनी स्थापना के लिए उसकी आंतरिक अपेक्षा ही ऐसी होती है। आशा और आस्था की शक्तियां अपनी कोमलता में निर्बल प्रतीत। कथ्य यही है कि बर्बर शक्तियों के हाथों में पराजित नहीं होती। आषाढ़ का एक दिन में पराजित व्यक्ति टूटा हुआ कालिदास नहीं, अपने में संयोजित विलोम है, क्योंकि विजय और पराजय के संकेत वे दोनों स्वयं नहीं है। संकेत है मल्लिका, जो कालिदास की आस्था का विस्तारित रूप है। मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित है, उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलसकर भी अपने मूल रूप में विरोहित नहीं है। इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता। इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य का उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं है, समय में इतिहास का विस्तार करता है। युग से युग को अलग नहीं करता, कई युगों को अपने एक साथ जोड़ता है। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य का उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं है, समय में इतिहास का विस्तार करता है। युग से युग को अलग नहीं करता, कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। इस तरह से इतिहास आज और कल उसके लिए आज और कल नहीं रह जाते। समय की असीमता में कुछ ऐसे जुड़े हुए क्षण बन जाते हैं जो जीवन को दिशा संकेत देने की दृष्टि से अविभाज्य है। इस तरह साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। कथन किसका है? मोहन राकेश का है। वैसे ये किसके लिए कथन थे? ये जात्रा आषाढ़ का एक दिन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा इन पर जोर नहीं दिया है। यह निर्माण रूढ़िगत अर्थ में इतिहास नहीं है। उस इतिहास की खोज के लिए इतिहास की शोध पुस्तकों को प्रस्तुत नाटक का आधार भी ऐतिहासिक है। अब आते हैं अपने बात पर। प्रस्तुत नाटक का आधार भी ऐतिहासिक है, परंतु उतने ही अर्थ में जितना इस व्याख्या में आता है। कथा का आधार अश्व घोष का सुंदरानंद काव्य है, ठीक है ना। कथा का आधार, इस पर कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस पर पहले बता चुका हूं। लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस पर 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। काल्पनिक अश्व घोष का सुंदरानंद भी है। काल्पनिक तो अश्व घोष का सुंदरानंद भी है, क्योंकि संस्कृत तथा पाली साहित्य में जो कथा उपलब्ध थी उसका अश्व घोष ने, संस्कृत तथा पाली साहित्य में जो कथा उपलब्ध थी उसका अश्व घोष ने अपनी दृष्टि से प्रक्षेपण कथा किया है। एक काल्पनिक अनुमिति से उस विस्तार दिया है। धम्मपद की टीका में नंद और सुंदरी की जो कथा है, धम्मपद में टीका में नंद और सुंदरी की जो कथा है, सुंदरानंद की कथा प्रभाव और विस्तार में उससे कहीं आगे जाती है। सुंदरानंद में नंद और सुंदरी के जीवन के जो तथ्य हैं उनके जीवन के सीमित ऐतिहासिक तथ्यों से वे कहीं भिन्न है। शोध ग्रंथों के प्रमाणिक तथ्य तो उनके संबंध में उपलब्ध ही नहीं है। संस्कृत तथा प्राकृत स्रोतों की कथा में ही बहुत अंतर है। स्वतंत्र सुंदरानंद के लेखक ने उपलब्ध तथ्यों से आगे जाने में ली वही स्वतंत्रता यदि आज का लेखक सुंदरानंद के तथ्यों से आगे जाने में लेता है तो पुराण सर्वस्व व्यक्तियों को चौंकना नहीं चाहिए। तथ्यों के इतिहास का संतोष उन्हें दूसरी जगह मिल सकता है, उसकी उन्हें यहां खोज नहीं करनी चाहिए। तथ्यों के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तथ्यों के इतिहास का ऐसी बातें जो है पृथ्वीराज रासो के बारे में भी कही गई है। तथ्यों के इतिहास का संतोष उन्हें दूसरी जगह मिल सकता है, उसकी उन्हें यहां खोज नहीं करनी चाहिए। कहां? लहरों के राजहंस में। उन्हें लहरों के राजहंस में तथ्यों की खोज नहीं करनी चाहिए, इसके लिए कोई और दरवाजा खटखटाए, ठीक है ना। यहां नंद और सुंदरी की कथा एक आश्रय मात्र है, क्योंकि मुझे लगता है नंद और सुंदरी की कथा एक आश्रय मात्र है, क्योंकि मुझे लगा कि इसे समय में प्रक्षेपित किया जा सकता है। नाटक का मूल अंतर्द्वंद उस अर्थ में यहां भी आधुनिक है जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत है। रंगमंच पर नाटक कैसा उतरेगा, यह अभी कैसा
कहा जा सकता है। आषाढ़ का एक दिन की तरह प्रकाशन से पहले उस दृष्टि से इसकी भी परीक्षा नहीं की जा सकती। आशा करना चाहता हूं कि उस प्रयोग की तरह यह प्रयोग भी अपनी स्थापना कर सकेगा। हाँ, दिल्ली के तथाकथित हिंदी रंगमंच वस्तुतः अंग्रेजी पंजाबी रंगमंच की अपेक्षाओं की पूर्ति इससे न हो तो मैं अपने को दोषी नहीं मानूंगा। हाँ, दिल्ली के तथाकथित हिंदी रंगमंच, ऐसे किसी रहस्य का बीज इस नाटक में नहीं है जो तीसरे अंक के अंत में जाकर खुलता हो। दिल्ली के कुछ एक स्वनामधन्य निर्देशकों के मन में नाटक की जो कल्पना है उसकी पूर्ति 19वीं शताब्दी के यूरोपीय नाटकों से ही हो सकती है जो थोड़े और आधुनिक हैं, आर्थर मिलर और टेनेसी विलियम्स के नाटकों से। ठीक है ना। संस्कृत क्लासिकल से भी कभी कभी उनका काम चल सकता है, जबकि उनके अंग्रेजी अनुवाद का उर्दू में अनुवाद करने वाले लोग मिल जाए और उर्दू अनुवाद का कोई रेडियो आर्टिस्ट स्टेज एडेप्टेशन तैयार कर दे। इसके अलावा कुछ शैडो प्लेज वे खुद भी लिख सकते हैं। मोहन राकेश। ये पात्र परिचय: कर्मचारी श्वेतांग श्यामांग, नंद की पत्नी सुंदरी, दासी अलका है, ग्रहाधिकारी शशांक है, बुद्ध का सुतेला भाई नंद है, नंद का एक मित्र मैत्रेय है, दासी निहारिका है और बुद्ध का शिष्य भिक्षु आनंद है। स्थान और समय: अंक 1 है कपिल वस्तु स्थान है, राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष और रात उतरने का समय, और वहीं कक्ष प्रत्युष से कुछ पहले, प्रत्युष का मतलब भोर सुबह, और वहीं कक्ष अगली रात। ये 3 ही अंक हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस चीज को आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार जरूर रीडिंग मारें, इस वीडियो को पढ़ लें, सुन लें, बस इतना ही काफ़ी है। मैंने बता दिया कि कहाँ से क्या आ सकता है, और ऐसे ही वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूँगा। शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल परीक्षा में जाने वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।